हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 2 ऑफ लॉज ऑफ मोशन। तो कल हमने बताया था आपको कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है, और जैसा अभी आपने पूछा कि भाई इम्पल्स क्या होता है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इम्पल्स जो हुआ करता है वो थोड़े समय तक के लगने वाले फोर्स का कलेक्टिव इफेक्ट। ओके, तो अगर कोई फोर्स जो है टाइम टी तक लगता है तो जो उसका टोटल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, एफ इंटू डेल्टा टी। कल मैंने जैसे बताया था कि अगर क्या होता है आप किसी को थप्पड़ किसी के गालों में लगता है तो समय के साथ, अगर ये बहुत छोटा सा समय है और इसको आप बहुत ही अल्ट्रा स्लो मोशन में देखें तो हालत क्या होगी, फोर्स पहले धीरे से बढ़ेगा, फिर अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा और फिर ऐसे हो जाएगा। तो फोर्स का इफेक्ट टाइम के साथ कितना डेवलप हुआ, इतना हुआ ना, है ना। तो ये फोर्स और टाइम का जो कलेक्टिव इफेक्ट कहलाएगा, ये टोटल टाइम तक का ये एरिया जो है, बिल्कुल सही। तो इसको बोलेंगे भैया अपन इम्पल्स। इम्पल्स है ना, एरिया जो होगा वो होगा इम्पल्स। और सर रिलेट मोशन के लिए भी यही हो जाता है, एफ इंटू डेल्टा टी। मोमेंटम भाई के लिए। मोमेंटम के लिए ऐसा है कि मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम होती है, तो जो इम्पल्स होता है वो एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम के इक्वल वर्क करता है। एफ डेल्टा टी यानी इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, समझ गया ना। इम्पल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हुआ करता है। अच्छा भाई ना, मोमेंटम अपन टाइम इक्वल्स टू फोर्स हो जाएगा वो, और फिर उसको रिलेट करके अपन फोर्स इनटू टाइम बराबर बता देता हूँ, चलो करा देता हूँ उसको। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, देखिए चेंज इन मोमेंटम यानी P2 माइनस P1 हो गया। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हो गया कितना, mv2 माइनस mv1। बोलो यस वन, ठीक है। mv2 माइनस mv1 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, m डेल्टा v। m डेल्टा v, ये इसका एक तरफ है। व्हाट इज दिस, दिस इज डेल्टा p, दिस इज डेल्टा p। अब देखते हैं इम्पल्स इक्वल टू, मैंने क्या बताया आपको, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, यही तो मैंने पढ़ाया आपको, है ना। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ma, m इंटू ए। एक्सेलरेशन, भैया एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी होता है कि नहीं होता। और ये डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल। तो ये भी तो m डेल्टा एल डेल्टा v आ गया, आया कि नहीं आया। मतलब चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इम्पल्स के। अब आ गया समझ में, क्लियर, ठीक है ना। फोर्स को वेलोसिटी अपॉन टाइम से रिलेट वो करती है। फोर्स को नहीं, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से रिप्लेस किया ना, मास इनटू एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब एक चीज और देख लेते हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई है, ये वाली बात जो इसके पहले लिखी हुई थी कि जो इम्पल्स हुआ करता है एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी। तो आप यहां से भी याद रख सकते हो, एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये तो पढ़ रखा है ना हमने कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, वो कांस्टेंट 1 आ जाता था। तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद आया, तो डेल्टा टी को ऊपर भेज दो। तो इम्पल्स से, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से आपने क्या बना लिया, न्यूटन सेकंड लॉ, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि भैया इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से सेकंड लॉ बनाओ, तो ऐसे कर देना, बना लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। ए क्रिकेटर प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल ही कैचेस द बॉल, व्हाई। देखो भैया, जितना समय हम लेंगे उतना फोर्स कम होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाइट कम हो। तो अपन ने देख लिया इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी। इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी, ठीक है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू डेल्टा टी। यहाँ पे जो है यहाँ पे ये गड़बड़ है बेटा, ये डेल्टा आई नहीं है, दिस इज डेल्टा पी। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज गिवन बाई डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ इनटू डेल्टा टी। भाई अभी अपन ने क्या पढ़ा, आई इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा पी। तो इम्पल्स की जगह रख दिया क्या, एफ डेल्टा पी। तो ये हो गया बेटा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब कोई बंदा हाथ में अगर गेंद कैच करता है, अब कोई बंदा अगर हाथ में गेंद को कैच करता है, तो अगर आप इस चीज को कांस्टेंट कर दो, फॉर अ कांस्टेंट मोमेंटम चेंज, अगर मोमेंटम चेंज कांस्टेंट, मतलब गेंद पहले आ रही थी तो उसका मोमेंटम रहा होगा mv, और गेंद जैसे हाथ में रुकी तो उसका मोमेंटम कितना हो गया, जीरो।
तो मोमेंटम कांस्टेंट ही रहेगा, mv चेंज होगा। तो अगर इस चीज को कांस्टेंट कर दो तो जो हाथों में लगने वाला फोर्स है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा टी के। मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। मतलब अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो उसके हाथों पे जो झटका लगेगा वो क्या होगा, कम होगा। तो as delta t increases force will be decreases, therefore while taking the catch the time interval delta t increases when he withdraws his hand। जब हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं कैच लेने में तो वो टाइम क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। समझ गए ना, thus F decreases and player is not injured। समझ में आ गया, ये हो गया। नेक्स्ट, ठीक है ना। और यही कंसेप्ट लगता है बेटा वो जो कांच के बर्तन बनाए जाते हैं ना, कांच के बर्तन गिरने पर टूटे ना, इसके लिए उनके नीचे वो घास वगैरह लगाई जाती है, ग्रास वगैरह लगाई जाती है, पैक होकर के जब सामान आता है। तो आजकल भी अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते तो इलेक्ट्रॉनिक सामान में वो पन्नियां आती हैं जिसमें बबल बबल रहते हैं, है ना। फिर अपन उनको फोड़ते हैं निकाल करके। तो वो बबल क्यों बनाए जाते हैं, जिससे कि अगर ये गिर भी जाए तो इसमें इस पे एकदम से इम्पल्स का फोर्स ना लगे, कम लगे। नहीं, बबल्स नीचे डिप्रेस हो जाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। डिफाइन 1 न्यूटन, आप पढ़ दो भाई। The force required to produce an acceleration of 1 meter per second square on a body of 1 kg 1 किलोग्राम इज कॉल्ड 1 न्यूटन। समझ गए। तो 1 न्यूटन जो होता है 1 किलोग्राम की बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए लगा हुआ फोर्स। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, when a gun is fired it gives backward jerk, why? जब आप एक गन को फायर करते हो, equal and opposite, बिल्कुल सही, पढ़िए। when the bullet is fired from the gun, the bullet moves with high velocity and due to its reaction a force acts on the gun in opposite direction and hence it gives jerk। तो भैया न्यूटन का थर्ड लॉ का पूरा इसमें जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। When a bus starts suddenly, the passenger sitting in it lean backward. Why? Because of inertia of motion. Inertia of motion। Motion। भैया गाड़ी शुरुआत में रेस्ट में थी और बॉडी जो है एकदम से मोशन में आ गई, तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट अप्लाई होगा। अगर बॉडी रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर मोशन होता, अगर बस रुकती, स्टॉप सडनली, तब आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ गए, यहाँ पे क्या आएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ गए ना भाई, बॉडी शुरुआत में रुकी थी ना तो वो रेस्ट मेंटेन करना चाहेगी ना, तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ क्या आएगा, रेस्ट आएगा। पढ़ दीजिए। When a bus suddenly starts, the lower portion of a man which is in contact with the bus gets motion, while the upper portion of at rest due to inertia of rest. Hence, the man experiences a jerk in backward direction. Similar with the other passengers, lean backward। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत? ये देख लो मैंने सुंदर सा डायग्राम बना दिया भाई। बस के कॉन्टेक्ट चक्के में नीचे की तरफ बॉडी रहेगी तो ये वाला हिस्सा आगे बढ़ जाएगा और ये वाला हिस्सा तो अपने अंडर शेप कांड पीछे रह जाएगा। तो जैसे बस एकदम आएगी तो इंसान की मुंडी पीछे खिंच जाएगी, ये डन के साथ पीछे चली जाएगी। हाँ, ये आगे चला जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। देन नेक्स्ट, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत ज्यादा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले क्या कहता है, पहले मैं आपको अपनी सरल शब्दों में समझा देता हूँ। बेटा आपने क्या देखा, F इज इक्वल्स टू देखा आपने dp बाई dt, देखा कि नहीं देखा? yes, वही डेल्टा p बाई डेल्टा t आपने देखा। F इज इक्वल्स टू डेल्टा p बाई डेल्टा t। बोलो यस और नो। मैथ्स में आपने पढ़ा है कि अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बिल्कुल सही भाई, d बाई dx ऑफ कांस्टेंट क्या हुआ करता है? 0। तो बस यार इसी बात को बड़े प्यार से बोल दिया गया है कि अगर किसी बॉडी पर, मतलब अगर मोमेंटम कांस्टेंट कर दोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा जी? 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या? 0। तो अगर आप किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या कर दो? 0 कर दो, तो उस बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। समझ गए? इसी बात को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो उस बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा। उस बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ गया? उस बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट बना रहेगा। ये चीज कहती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना। अब इसको देख लेते हैं एक एग्जांपल से, प्यारा सा एग्जांपल इसका देख लेते हैं। मान लो बेटा तुम्हारे पास एक बंदूक है, बंदूक बड़ी भारी बंदूक है जिसका मास है कैपिटल M।
क्या मास है? कैपिटल एम, ठीक है ना। और उस बंदूक में आपके पास जो है, ठीक है ना, उस बंदूक में आपके पास यहाँ पर स्मॉल एम मास की बुलेट है। स्मॉल एम मास की क्या है? बुलेट है। समझ गए ना, स्प्रिंग से कनेक्ट होती है बुलेट, तभी तो छूटती है, भड़ाक से जाती है। समझ गए ना, स्मॉल एम मास की ये बुलेट है छोटी सी। इसका मास क्या है बेटा? स्मॉल एम। बोलो। अब जैसे ही आप बंदूक को फायर करते हो तो आप क्या करते हो बेटा? ट्रिगर करते हो। क्या करते हो? मतलब सचमुच में आपके फोर्स से तो बंदूक नहीं फेंकती इसको, इस उंगली के फोर्स से, वो तो फेंकती है किसके फोर्स से? स्प्रिंग के फोर्स से। मतलब इसका केवल योगदान किसका करने का? ट्रिगर करने का है, उकसाने का। समझ गए ना। मतलब क्या आपने कोई बाहर से कोई फोर्स लगाया? नहीं लगाया। मतलब पहली कंडीशन बन गई कि भैया एक्सटर्नल फोर्स बराबर कितना है? जीरो। तो कंजर्वेशन ऑफ फिंगर के फोर्स से कोई उसका अंतर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, कोई अंतर नहीं, वो ट्रिगर है ना। वो तो आप अगर रिमोट से ट्रिगर कर सकते हो तो कर दो, अच्छी बात है। आजकल डिजिटल वेपन आ गए हैं, वो रिमोट से ट्रिगर करते हैं। समझ गए ना। वो निर्देश देने के लिए कि गोली बाहर निकलो, गोली बाहर निकलो। समझ गए ना। हाँ, गोली बाहर निकलने के लिए वो निर्देश है एक तरीके से। उसका फोर्स थोड़ी ना कि उंगली लगा रहे हैं। आप तो कितना फोर्स लगाते हैं उसको दबाने में? बहुत मामूली फोर्स। और इतने फोर्स से सोचो कभी जा पाएगी क्या बंदूक से गोली? नहीं, नहीं जा पाएगी। वो ट्रिगर करने के लिए, इसलिए उसका नाम है ट्रिगर, जस्ट फॉर उकसाना। पल्ले पड़ा? यस सर। तो भैया अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि P बिफोर इक्वल टू P आफ्टर। समझ में आया? मोमेंटम बिफोर द फायर इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द फायर। चलिए, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो फायर करने के लिए पहले मास कितना था बेटा? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। गोली का और बंदूक का, और वेलोसिटी कितनी थी? जीरो, रुका हुआ था। जैसे ही फायर हुआ तो एम बचा, एम बचा। ये बंदूक का मास है। बंदूक जो है एम, और बंदूक जो है, बंदूक भी जाएगी, हिलेगी थोड़ा सा, तो बंदूक का मान लिया अपन ने मास की वेलोसिटी क्या मान ली? एम वी। क्या मान ली? वी। प्लस गोली जो है वी वेलोसिटी से आगे की तरफ निकलेगी, निकलेगी ना, है ना। तो इसको ले लो स्मॉल एम, और गोली की वेलोसिटी क्या ले लो? तो गोली तो निकल गई ना वी बुलेट। तो बेटा मोमेंटम तो काउंट होगा ना, उसका मोमेंटम तो काउंट होगा ना। तो बिफोर द फायर मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर द फायर, ये कितना हो गया बेटा? जीरो। इक्वल टू एम कैपिटल वी, है ना, वी गन प्लस स्मॉल एम वी बुलेट। बोलो यस और नो। तो भैया वी गन निकालने को आता है तो एम वी गन को रोक लो, वी गन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जीरो की इस तरफ जाके माइनस एम इंटू वी बुलेट। बोलो यस और नो। तो वेलोसिटी ऑफ द गन इक्वल्स टू नेगेटिव नेगेटिव स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम टाइम्स ऑफ वी बुलेट। समझ में आ रहा है? स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम वी बुलेट। क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है अपन को कि नेगेटिव हो रही है गन, मतलब अगर बुलेट आगे जाएगी तो गन कहाँ जाएगी? पीछे। ये देखो माइनस साइन है ना। ये माइनस साइन किसके साथ चिपका हुआ है एक्चुअली? तो वी गन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू माइनस वी बुलेट। अब वेक्टर लगाओ तो मजा आएगा। ये देखो, मतलब जो गन की वेलोसिटी का वेक्टर है वो बुलेट की वेलोसिटी वेक्टर का क्या है? अपोजिट है। बेटा इसको बोलते हैं रिक्वाइल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? बोलो। रिक्वाइल वेलोसिटी। समझ गए? मतलब कितने वेलोसिटी से गन जो है पीछे की तरफ आ रही है। अब इससे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट भी मिलता है। आप देखिए, अगर कैपिटल एम जितना ज्यादा होगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी उतनी क्या होगी? कम। ये टर्म जितना ज्यादा होगा नीचे ऊपर वाला उतनी कम होगी। समझ में आया ना। तो ये टर्म जो है ज्यादा करना है इसको। तो इस टर्म को ज्यादा करने के लिए गन क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा मासिव, बहुत हैवी गन होनी चाहिए। तो जितनी हैवी गन होगी उतना पीछे कम झटके में जाएगी, और जितनी हल्की गन होगी उतना पीछे जाएगी। और दूसरी चीज, गन को बहुत जकड़ करके लोग पकड़ते हैं। समझ गए ना। जो जितना ज्यादा अच्छा दूर जाने वाला हो तो उसको उतना जोर से आपको पकड़ना पड़ेगा। और अगर आपका गोला भी शेल यानी जो फायर कर रहे हो वो भी बहुत बड़ा हो तब तो आपको ये और बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं? कंधे पर गन रखते हैं और बड़ी जोर से पकड़ लेते हैं।
जिससे कि जो इंसान इसको रखा हुआ है उसकी बॉडी का मास भी इसके साथ ऐड हो जाता है सिस्टम में, समझ गए? हैवी हो जाता है। इतना जोर से पकड़ लेता है तो ये गन का सिस्टम बहुत हैवी हो जाएगा, तो भी जो गन आएगा वापस की तरफ वो बहुत कम हो जाएगा, समझ गए ना? Yes, sir. हाँ, रॉकेट लॉन्चर आपने चलाते देखा होगा सन्नी देओल को बॉर्डर पिक्चर में, Yes, sir. है ना? तो वो बहुत जोर से पकड़ के चलाते हैं, अगर उसको हल्के से पकड़ करके चलाएं तो चलाने वाला ही पीछे फेंक जाएगा और गोला कहीं और चला जाएगा, समझ गए ना? डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वो बहुत ऐसे ही सर तोप वगैरह में होता है। बिल्कुल जो आपकी बोफोर्स तोप होती हैं, आर्टिलरी तोपें जो हुआ करती हैं, वो देखे होगे एकदम से पीछे आती हैं, हाँ। फिर गड्ढा बन जाता है, जहां पे फायर होती है वहां पे गड्ढा बन जाता है, धूल उड़ती है, क्योंकि इतने जोर से वो एक्शन देती हैं कि उनको रिएक्शन भी पीछे का क्या मिलेगा, बहुत जोरदार। कई 500-500 किलोमीटर के आर्टिलरी होते हैं, 250 किलोमीटर के। अब जब इतना दूर फेंकना है तो बहुत जोरदार रिएक्शन होता है ना, समझ में आया कि नहीं है? यस। चलिए, जो शेलिंग होती है ना इंडिया पाक बॉर्डर पे, वही बहुत हाई लेवल की आर्टिलरी तोपें रखी जाती है वहां पे, समझ गए ना? चलिए, अच्छी बात है, आगे बात करते हैं। तो भैया अपना हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पढ़ दो स्टेटमेंट। As per this law's absence of any external force, the total momentum of any system remains constant. बिल्कुल सही, सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है, पिछले साल आया था, इंपॉर्टेंट। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, व्हाट आर Concurrent force. बहुत ही सिंपल है, कंकरेंट फोर्सेस। एक ही पॉइंट पर अगर 10-15 लोग लग रहे हैं तो इस फोर्सेस को क्या बोलेंगे? कंकरेंट। कोई अंदर कोई बाहर। अब अगर ये सारे के सारे फोर्स इक्विलिब्रियम में हैं तो इसका मतलब इनका जो नेट आएगा वो क्या होना चाहिए? जीरो। क्या होना चाहिए? जीरो। समझ में आया कि नहीं है? सब बराबर ही लगाएंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं सब बराबर आएंगे, सबका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कल मैंने बताया था आपको तीन फोर्सेस को कंकरेंट का, तीन फोर्स न्यूट्रल होने के लिए। एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, बोलो हाँ। हाँ सर। ये दोनों फोर्स मिलकर के इस तरफ रिजल्ट लगा रहे होंगे, बोलो। अच्छा, हाँ पता है। अब आप बैक साइड में जो है एक फोर्स पीछे की तरफ लगा दो, तो तीनों आप जो है हाँ, ये मान लो ये इनका रिजल्ट यहाँ लग रहा होगा इन दोनों का, तो आप यदि एक पीछे लगा दोगे तो तीनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? जीरो। तो कैसे फोर्सेस है? कंकरेंट। इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। पढ़ो भाई। When the lines of action of two or more forces pass through a point, then the forces are called concurrent forces. Let F1 vector, F2 vector, F3 vector, uh, Fn vector forces are acting on a point, and the condition of equilibrium is F1 vector plus F2 vector plus F3 vector plus Fn vector equals to 0. यस, तो ये कंडीशन होती है कंकरेंट फोर्सेस की। अब एक सवाल बताइए, मैं आपको दे रहा हूं कुछ फोर्सेस, क्या ये कंकरेंट है कि नहीं? है सर। है। देखो, ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन इसकी पीछे यहां से जा रही है और इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन पीछे से यहां से जा रही है, समझ में आया ना? तो लाइन ऑफ एक्शन पे है तो इनका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है? यही है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, हाँ। डू दे कैंसिल ईच अदर? हाँ बताइए, एक्शन और रिएक्शन कैंसिल करते हैं? वो अलग अलग बॉडीज। वेरी गुड, बहुत स्मार्ट आंसर, बिल्कुल सही। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज़ दे बोथ एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज, ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट पढ़िए। What is absolute unit of force? 1 Newton equals to 1 kg into 1 meter per second square, and 1 dyne equals to 1 gram into 1 centimeter per square. ठीक है, तो इसको हो गया ना न्यूटन और डाइन। युवराज गेट लगा ले बेटा। चलो नेक्स्ट पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13। Which is the fundamental law of motion and why? Newton's second law is the fundamental law of motion because it derives first and second, third law both. हाँ, क्योंकि इससे फर्स्ट और थर्ड लॉ दोनों को आप क्या कर सकते हो? डिराइव कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज। सर ये इससे मतलब कैसे होगा फर्स्ट लॉ? राइट, फर्स्ट लॉ डिराइव कर देते हैं। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या कहता है। भाई सेकंड लॉ पहले ले लो भाई। सेकंड लॉ होता है m into a, है ना? दिस इज सेकंड लॉ, है कि नहीं? वो तो मोमेंटम वाला होता है। हाँ, तो उसी को सॉल्व करके बन गया ना यही। बन गया ना? चलो और ले आते हैं। आप मोमेंटम कह रहे हो तो F इज इक्वल्स टू m, a की जगह क्या आएगा बेटा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब आ गया मोमेंटम वाला, आ गया ना? अब क्या कहता है भाई, जो अपना फर्स्ट लॉ है वो फोर्स की डेफिनेशन बताता है क्वालिटेटिव। कहता है कि वो फैक्टर जो किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज कर दे वही फोर्स है। तो चलिए अगर अपन फोर्स को जीरो देख देते हैं, अगर अपन फोर्स को क्या ले लेते हैं? जीरो। जरा जीरो रख करके देखो इसमें, तो जीरो इज इक्वल्स टू m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। बोलो हाँ, समझ गए ना? मास जीरो हो नहीं सकता है,
बॉडी चल रही तो टाइम जीरो हो नहीं सकता, पूरी गाज किसके ऊपर गिरी, वेलोसिटी के ऊपर। यानी कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स जीरो है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1 इक्वल टू जीरो, यानी v2 इक्वल टू v1, मतलब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। यही तो था लॉ ऑफ इनर्शिया। If a body is moving in a uniform motion, then it will continue its uniform motion until unless external force is applied. जब external force जीरो है तो velocity कितनी है, जीरो। आ गया समझ में, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो यूनिफॉर्म मोशन बना रहेगा। तो इसने डिफाइन तो कर दिया ना एक तरीके से, तो इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड दोनों को ही प्रूफ कर लेता है। डन डन भाई, चलो बढ़िया बात। ओके देखो सही क्वेश्चन पे हम लोग, which is the fundamental law of motion, question 14। ओके भैया देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। give some example of conservative and non-conservative। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे होते हैं बेटा जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूँ, ग्रेविटी में आप सीढ़ी चढ़ते हो, सीढ़ी आप ऐसे चढ़ते हो, ये चढ़े ये चढ़े ये चढ़े ये चढ़े गए, ठीक है ना, आप ऐसे चढ़े जाओ। हाँ। तो इस पॉइंट पर आपके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पर आपके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, mg, क्योंकि आपका मास है और ग्रेविटी क्या है, g। समझ गया ना। और मैं ऐसे ना चढ़ के जाऊं, मैं सीधे रस्सी पकड़ करके ऊपर चले जाऊं, तो इस पॉइंट पर मुझे कितना लगेगा, mg। क्या मेरे रास्ते का कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो ऐसे फोर्स जो रास्ते पर डिपेंड नहीं करते हो सकता है ना सर बेटा, तो यहाँ थोड़ी ऊपर तो रहती है, सीढ़ियां भले ही ऊपर है, चलो mg यहाँ पे लगा, हर जगह mg लगेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। मेरा कंसर्न ये है क्या रास्ते का कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, बस हो गया ये देखना आपको। चाहे आप रस्सी से जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे सांप के जैसे घूम करके जाओ, समझ गया ना जी, मतलब ठीक है ना। और एक और खास बात, यदि मैं बोलूं यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आंसर आएगा क्या, mgh। होता है कि नहीं होता, क्योंकि मतलब आपके रास्ते से नहीं है, मतलब हाइट से है। मतलब क्या है, हाइट से। मतलब एक चीज और बता दूं कि कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कंजर्वेटिव फोर्स के अधीन, कंजर्वेटिव फोर्स के एक्शन में किया गया वर्क डन क्या आता है, हमेशा इक्वल आता है। और वो सीधे आपकी पॉइंट से पॉइंट डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, उसे कैसे रास्ते से चल के गया कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा फील्ड, ऐसा फोर्स जो केवल इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं अपन कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। समझ में आया। हम नॉन कंजर्वेटिव की बात कर लेते हैं। आप रस्सी पे चढ़ करके गए या सीधे चढ़ करके गए खड़ी नसेनी में, वो ये कहती होती है ना ऐसी, जिसे अपन दीवार की पुताई करते हैं, इससे चढ़ करके गए यहाँ पर, और दूसरा इस रास्ते से सीधे से चढ़ के गए। बताइए आपकी चप्पल ज्यादा किस में घिसेंगी, इस वाले में या सेकंड वाले में, इस वाले में। इस वाले में। चप्पल घिसने का मतलब फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स रास्ते पे डिपेंड करता है, नहीं करता, करता है ना। जितने ज्यादा लंबे रास्ते से आओगे चप्पल उतनी घिसेगी, तो उसको बोलते हैं अपन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो रास्ते पे डिपेंड ना करे कंजर्वेटिव, और जो रास्ते पे डिपेंड करे वो नॉन कंजर्वेटिव। समझ में आ गया। तो कंजर्वेटिव का एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही लिख सकते हैं डेफिनेशन, हाँ ऑब्वियसली, कि द फोर्स व्हिच डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ पाथ, हाँ जो पाथ पे डिपेंड करे, टाइप ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ, उसको बोलते हैं अपन क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गया है ना। सॉरी उनको बोलते हैं अपन नॉन कंजर्वेटिव, और जो डिपेंड नहीं करते हैं उसको अपन बोलते हैं कंजर्वेटिव। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए अब कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करो। कोफिशिएंट ऑफ अरेंज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। देखिए तो कल देखिए सबसे कम जो फ्रिक्शन होता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है, रोलिंग। तो रोलिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट सबसे कम है, उससे बड़ा होता है काइनेटिक, और उससे बड़ा होता है स्टैटिक। समझ में आया ना, होते क्या है सब तीनों, स्टैटिक तीनों फ्रिक्शन कोफिशिएंट होते हैं। जब कोई बॉडी रोलिंग तो जानते होगे कि जब कोई बॉडी रोल किया करती है तो जिस समय उस समय जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है वो कम हुआ करता है, तो वो म्यू आर की मदद से होता है। अब स्टैटिक और इसमें मैंने ग्राफ भी आपको बना करके दिखाया था
स्टैटिक जो हुआ करता है सीधे सीधे बढ़ता है और एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाता है। स्टैटिक फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को अपन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो है तो स्टैटिक, मगर उसके बाद काइनेटिक जो होता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जब भी आप स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हो आप इसी की बात करते हो। तो इस पॉइंट पर फ्रिक्शन में जो कोफिशिएंट अप्लाई, डेफिनेशंस क्या रहेंगी सर काइनेटिक? अभी आगे आ जाएंगी, है ना, इनकी आगे आ जाएंगी। चलिए देख लेते हैं। तो अरेंजमेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो याद रख लो इसको बेटा, सबसे पहला रोलिंग है, फिर काइनेटिक है, फिर स्टैटिक, यानी लिमिटिंग बोल दो इसको, ज्यादा बढ़िया लिमिटिंग है। तो सबसे छोटा होता है कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, उससे बड़ा होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और सबसे बड़ा होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन द कंडीशन ऑफ लिमिटिंग। समझ गए ना? स्टैटिक कहीं भी आएगा वो लिमिटिंग ही फील देगा। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। Does the friction depend on area of contact of नो, surface? बिल्कुल नहीं, है ना। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर पे डिपेंड करेगा। चलिए अब आपने पूछा सर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हुआ करता है, ठीक है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन देखिए, जैसे आप किसी बॉडी को, इस लैपटॉप को खसकाना शुरू कर रहे हैं, इस पे उंगली लगाइए। चलिए मैं फोर्स बोलता जाऊंगा, बढ़ाते जाइएगा। 0 1 2 3 4 5 6, ये देखिए, बस खिसकाइए मत, कोशिश कीजिए, फोर्स कम से धीरे से बढ़ाइए, स्लो मोशन एकदम। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए, बस बस बस। देखिए 8 न्यूटन पे आपने बढ़ाया, तो सपोज ये 8 न्यूटन पे बिल्कुल, देखिए आप फोर्स बढ़ा रहे थे, आप अपना फोर्स बढ़ा रहे थे, उसी रफ्तार में उसका फ्रिक्शन भी बढ़ रहा था, तभी तो नहीं चल पा रही थी। एक कंडीशन आई कि उसका फोर्स एकदम मैक्सिमम पे पहुंच गया, और काइनेटिक फ्रिक्शन तो उस समय फ्रिक्शन मैक्सिमम पे पहुंच गया, तो उस फ्रिक्शन को बोलते हैं अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? बड़ी, इट इज द मैक्सिमम, it is the maximum friction acting in between the surfaces when an object is in state of limiting equilibrium on the surface of other. हाँ, जब जो सरफेस स्टेट होती है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम बस टूटने ही वाला है लास्ट, इसके बाद बॉडी बस चल देगी, जिस बॉडी बस चल देगी, समझ गए ना? Yes, sir. तो उसको बोलते हैं अपन, उस समय जो फ्रिक्शन काम करता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। When a moving bus suddenly stops, when passengers sitting in it feel jerk in the forward direction. क्यों बताओ भाई? Inertia due to inertia of motion. गलत, ओह सॉरी, मूविंग है, सही बोल रहे, सही बोल रहे, इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन। हाँ मूविंग बस है ना, पढ़ दो। व्हेन अ मूविंग बस, When a moving bus suddenly stops, the lower part of man which is contact with bus becomes rest. Upper part of body remains in motion due to inertia. Hence, the man experiences jerk in forward direction. डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। A stone when thrown on a glass window smashes the window pane to the pieces. But a bullet fired from a gun passes through it, making a hole. भैया एक बुलेट होती है, वो उसको पियर्स करके थोड़ा सा होल बना के निकल जाएगी, मगर यदि तुम कांच में पत्थर मारोगे तो भड़ भड़ करके तोड़ देगा इसको पूरे। कांच को मोशन में ले आता कैसे? बट ऐसा क्यों, रीजन बताओ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बिल्कुल सही, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही है ना कारण। देखो क्या होगा कि जब स्टोन हाई वेलोसिटी से तुम कोई पार्टिकल को फेंकोगे, यानी बुलेट को, तो बुलेट इतने पार्ट को क्या करेगी, मोशन में कर देगी, वो पार्ट अलग हो जाएगा, समझ गए ना। क्योंकि ये जो वेलोसिटी होती है बुलेट की, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है। और छोटे मास, हाँ छोटा मास, और अगर आप बड़ा पत्थर फेंकोगे तो पूरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पूरा हिल जाएगी, पूरा हिल जाएगी, ठीक है ना। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, क्योंकि इतने पार्ट को इतना मोशन में रहता है, बाकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वैसे का वैसे रहता है। डन, ये प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। राइट write absolute unit of force and define them. In SI unit, the absolute unit of force is Newton. 1 Newton equals to 1 kg into meter per second square. 1 Newton is that force which produces an acceleration of 1 meter per second square in the object of mass 1 kg. ठीक। In CGS system, the absolute unit of force is dyne. 1 dyne equals to 1 kg into 1 centimeter per second square. 1 dyne is that force which produces an acceleration of 1 centimeter per second square in the ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम। समझ में आ गया? 1 न्यूटन इक्वल्स 10 की पावर 5। चलिए नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। रट्टा क्वेश्चन, वेरी सिंपल, नॉर्मल लाइफ का पढ़िए। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, वी आर एबल टू वॉक on the ground due to the friction force. Chewing of food is possible due to friction force. Brakes are available to stop the vehicle due to friction. Nails are can be fixed in the wall due to friction force. You produce fire due to friction. ठीक है ना?
मतलब हाँ आपस में रगड़ते हैं तभी नहीं वो नहीं है, नेल्स नहीं है, नहीं नाखून नहीं है। फायर वाला बोल अच्छा फायर, हाँ अगर फ्रिक्शन ना होती तो कैसे रगड़ ही मिलता, नहीं पाता। हाँ एनर्जी कन्वर्ट ही नहीं होती, निकल जाती, ठीक है ना। नेक्स्ट डिसएडवांटेज। disadvantage of friction. The part of machines wear out due to friction. The friction reduces the efficiency of machines. Some part of engine supplied to a machine is wasted in the form of heat energy. ये इसके डिसएडवांटेज, ठीक है ना। ये डिसएडवांटेज एक बार बताइए। देखो भाई, आप अपनी गाड़ियों में क्या डालते हो, चैन वगैरह में तेल डालते हो, लुब्रिकेशन करते हो, क्यों, जिससे कि आपकी चैन खराब ना हो, हाँ सर, है ना, गाड़ी की चैन जाम ना हो, है ना, वही उसमें जंग ना लगे, जाम ना हो, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं वियर एंड टियर। क्या बोलते हैं, लोहा घिसे ना। मशीनों में लोग डालते हैं तेल जिससे कि लोहा घिसे ना, समझ गए, नहीं तो लोहा घिसता जाएगा और वो पार्ट मशीन के खराब हो जाएंगे, समझ गए ना। दूसरी चीज, जब पंखा चलता है तो आपने देखा होगा, पंखे के बाद अगर छुओ बहुत गर्म हो जाता है, तो ये वही है, क्योंकि एनर्जी सप्लाई होती है, जब पार्ट घूमता है और फ्रिक्शन होता है तो वो हीट एनर्जी बनती है, समझ गए ना, घिसता है, तो उसको कम करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, उनमें वॉल बेयरिंग लगाते हैं, और वॉल बेयरिंग के ऊपर भी फिर अपन उसमें ग्रीस लगाते हैं, समझ गए ना, क्योंकि वॉल बेयरिंग धीरे धीरे हल्की हल्की तो घिसेगी ना, फिर उसमें फ्लैटनेस आ जाएगी, तो फ्लैटनेस आने को इफेक्ट कम करने के लिए क्या लगाते हैं अपन, ग्रीसिंग वगैरह करते हैं, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस बॉल बेयरिंग्स तो देखी होगी ना। यस सर। एक ऐसी होती है, उसके ऊपर एक ये छिल्ला हुआ करता है और फिर ये लगे होते हैं ना, ठीक है, चलो पढ़ो बॉल बेयरिंग्स। Ball bearings are used to reduce friction. The rolling friction is less than of sliding friction. Therefore, a ball bearing are used. सही बात है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। नेक्स्ट, Streamline shape is given to an object to reduce friction. When an object moving through a fluid, then it has to face the opposite of resistance of fluid. To reduce this resistance, the shape of object is made streamline. बिल्कुल सही, स्ट्रीमलाइन। कार का शेप देखा आपने ना, ये जो कार का शेप हुआ करता है ना, तो अगर फ्लैट शेप, हाँ कार हो गई, एरोप्लेन हो गई, है ना, अगर फ्लैट शेप होता तो एयर का फ्रिक्शन, एयर फ्लूइड होती है ना, उसका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता, पीछे आ जाता है ना, पीछे ना भी आता तो इंजन की बहुत सारी ताकत बर्बाद होती है। अब इसमें सीधे क्या होगा, ये हवा आएगी और यूं निकल जाएगी, समझ गए, क्लियर हो गया, ये स्ट्रीमलाइन इसलिए बनाया जाता है। कभी तेज हवा में साइकिल चलाते हैं तो अपन ही लोग नहीं चला पाते, बड़ी दिक्कत हुआ करती है जब बहुत तेज हवा होती है ना, तो वो भी तो स्ट्रीमलाइन नहीं होती। नहीं, हम लोग को, हम थोड़ा स्ट्रीमलाइन है, हमें तो, है ना, अगर भाई उसको, उसके लिए स्ट्रीमलाइन फिर करा जाता है। ओके नेक्स्ट, lubricants are used to reduce friction, why? The highly viscous fluid is called a lubricant. The friction can be reduced by introducing some lubricant oil or grease between two surfaces. समझ गए, स्लिपरी बना देता है, समझ गए ना। एक्चुअली क्या हुआ करता है, लुब्रिकेंट का काम क्या होता है बेटा, जो भी सरफेस होती है उसको माइक बहुत आराम से देखा जाए तो उसमें वैलीज एंड हिल्स हुआ करते हैं, समझ गए ना, और जब एक दूसरे सरफेस को रगड़ते हो आप इसके ऊपर, तो क्या हुआ करता है कि जो दूसरे सरफेस की वैलीज एंड हिल्स होती है, समझ गए ना, वो हिल्स जो होती है उसको पैक कर लेती है, समझ गए ना, उसको क्या कर लिया करती हैं, पैक कर लिया। तो लुब्रिकेशन क्या होता है, इनके बीच में आके भर जाता है, यहाँ भी भर गया और यहाँ भी भर गया, समझ गए ना, तो ये जो ज्यादा, जो इस गैपिंग में ये जाने वाला था, ये जो इंटरलॉकिंग होने वाली थी, इंटरलॉकिंग खत्म कर देगा, वो फिर खिसक के दूसरी, हाँ फिर वो दूसरी जगह चला जाएगा, इंटरलॉकिंग नहीं होगी, समझ गए ना, इंटरलॉकिंग नहीं होगी, वो उसको फ्लैट कर देता है, उनके जो वैलीज एंड हिल्स होते हैं उसको भर करके क्या कर देता है, फ्लैट कर देता है, समझ गए ना, यस डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, lubricants are used to reduce friction. Highly, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, why the roads are bent at the turn. हाँ भाई, रोड टर्निंग में बैंक किए जाते हैं, आपने हाईवेज के रोड देखे होंगे, है ना, कोने पे उठे हुए होते ना, कोने पे थोड़ा सा उठे हुए होते हैं हाईवेज के रोड, हाँ वही उसी तरफ से आप उस तरफ बैठे तो आपको उस तरफ, कई बार ऐसा गाड़ी ऐसे मोड़ते हैं इधर से, है ना, तो आउटर सर्कल में बाहर की तरफ उठे होते ना, नहीं है ना, या उधर से आप आ रहे हो, मान लो आप यहाँ से आ रहे हो, है ना, तो ये आपकी कार है, आप मोड़ रहे हो जबरदस्त तरीके से, तो उठे होते हैं ऐसे, तो ये जो जितना एंगल इसके बेस से उठा होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंक। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ बैंक। तो ये क्यों उठे होते हैं, इसका रीजन क्या है, देखिए इसको क्यों उठे हुआ करते हैं। देखो बेटा, अपनी गाड़ी का जो एमजी है वो कैसा लगता है, डाउनवर्ड, बोलो हाँ, अब एमजी के दो कंपोनेंट तोड़ दो, ये टूट गया एमजी कॉस थीटा, बोलो हाँ,
यस सर। और ये क्या ब्रेक होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg sin थीटा। ठीक है ना। अगर गाड़ी फ्लैट रास्ते में होती है एकदम ऐसे, बोलो यस, तो कंपोनेंट नहीं टूटता। बट अब ये इस रास्ते में है mg sin थीटा, तो mg sin थीटा क्या करेगा, mg sin थीटा एक इसको फोर्स सेंटर की तरफ प्रोवाइड करेगा, और सेंटर की तरफ यही फोर्स आगे चल के क्या कंस्टिट्यूट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, जो कि घूमने के लिए, गाड़ी को घुमाने के लिए यही मददगार होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गया ना। mg cos थीटा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, mg sin थीटा, mg cos थीटा तो उसका वेट बैलेंस करेगा। समझ गया ना। मतलब mg cos थीटा उसे पलटने से बचाएगा, हाँ, और mg sin थीटा उसे मोड़ देगा। mg cos थीटा उसे जमीन पे रोके रखेगा। समझ गया ना, mg cos थीटा उसे जमीन पे रोके रखेगा, धरती की तरफ खींचेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? हाँ ठीक है ना। तो mg sin थीटा, चलिए पढ़िए। और दूसरा सेम कारण यही है कि जो बाहर वाली रेल्स होती हैं मोड़ में एक इनर रेल होती है, एक आउटर रेल होती है, पटरी बाहर वाली, बाहर वाली पटरी। आप देखना बाहर वाली पटरी हमेशा थोड़ा सा उठी रहेगी, क्या रहेगी, उठी रहेगी। सेम रीजन यही है, बाहर वाली पटरी उठी रहेगी तो क्या प्रोवाइड कराएगी, mg sin थीटा। समझ गया ना, इससे रेल का घूमना आसान हो जाएगा। चलो पढ़ो। द रीजंस आर, The reasons are it prevents the vehicle from skidding. हाँ, इसकी वजह से व्हीकल स्किड नहीं करता, फिसलता नहीं है। नेक्स्ट, The speed of vehicle should be greater at the time. हाँ, क्योंकि ये लग जाएगा तो आप स्पीड को आराम से बढ़ा भी सकते हो, हाई स्पीड पे मोड़ सकते हो। समझ गए। नेक्स्ट पढ़ो। पलट जाएगी ना फिर ज्यादा नहीं, हाई एक, हाँ वो तो है, एक लिमिटिंग वेलोसिटी कल मैंने बताया था, v से इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी टेन थीटा, वो कल मैंने रिलेशन बताया था। हाँ वही वाला बैंकिंग वाला। नेक्स्ट पढ़िए। The least damage to the tires by the friction. हाँ, फ्रिक्शन में कम टायर खराब से बचाएगा, घिसने से बचाएगा। समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट, स्टेट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ दो भाई, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। As per this law, if an object is at rest or moving with the uniform velocity, it continues to do so unless some external agency is applied on it. बिल्कुल सही। Second law, as per this law, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to an external force acting on it. ठीक। थर्ड लॉ, To every action there is an equal and opposite reaction. एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, What is the law of conservation of momentum? State and prove it. Law of conservation of momentum. In the absence of external force, the linear momentum of system remains always constant. हाँ, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में लीनियर मोमेंटम किसी सिस्टम का हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैंने बताया भी था कि न्यूटन सेकंड लॉ से F इक्वल टू dp by dt, अगर F इक्वल टू 0 होगा इसका मतलब P को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। चलिए पढ़िए। लेट अ फोर्स F इज अप्लाइड, Let a force F is applied on a system of time interval dt, so that its momentum changes by dt. By Newton's second law, F is equals to dp by dt. If the system is in equilibrium, then the sum of all the forces acting on it will be 0. Hence, F is equals to 0, dp by dt equals to 0, p equals to constant. एग्जैक्टली। वो अभी समझाया था। Thus the absence of external force of the linear momentum system is always conserved. ठीक है ना। Thus in the absence of external force, the linear momentum of the system is always conserved. मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, एक लॉजिक। बस यही लॉजिक है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इफ टू बॉडीज आर मूविंग विद द इक्वल वेलोसिटीज, देन मोमेंटम ऑफ द हैवियर बॉडी विल मोर देन दैट ऑफ द लाइटर बॉडी। वेरी सिंपल भाई, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। बोलो हाँ सर। अब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो P किसके प्रोपोर्शनल बचा, m के। मतलब जो मासिव बॉडी होगी उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ सर। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ सर। ये प्रूव करना था, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अपन बॉडी लेते हैं, लाइटर बॉडी के और हैवियर बॉडी के मास जो है, हैवियर बॉडी का m है, लाइटर बॉडी का क्या है, स्मॉल है। ठीक है ना। दोनों v वेलोसिटी से, तो इसका मोमेंटम mv, इसका mv, दोनों को डिवाइड कर दिया तो mv से v क्या हो गया, कैंसिल। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू हैवी बॉडी का मास अपॉन स्मॉल बॉडी का मास। तो क्या साबित हो रहा है, P प्रोपोर्शनल टू m। डन, ठीक है ना, P प्रोपोर्शनल टू m। आज फिर से एग्जाम है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, श्योर फॉर एग्जाम, ठीक ना, बिल्कुल। तो P प्रोपोर्शनल टू m, ये इसको थोड़ा सा और तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया था भाई, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m।
अब क्योंकि कैपिटल M स्मॉल m से बड़ा है तो कैपिटल P1 भी क्या होगा P2 से बड़ा होगा। भाई ये ज्यादा है, ये छोटा है, तो ये ज्यादा होगा और ये छोटा होगा। क्लियरली टू बॉडीज आर मूविंग विद द इक्वल वेलोसिटीज देन द मोमेंटम ऑफ द हेवियर बॉडी विल बी मोर देन दैट ऑफ द लाइटर बॉडी। डन। अगला क्वेश्चन मैंने बहुत बोला भी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। पढ़िए, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Motion derive its mathematical form defined as a unit of force. ठीक, नेक्स्ट। Write in Newton's second law of motion and prove that force equals to m into weight. आंसर The न्यूटन। rate- हाँ, तो सेकंड लॉ ड्राइव करना है। हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। The rate of पहले स्टेटमेंट पढ़ दो। the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied and directed towards the in the direction of force. Let the initial velocity of body m equals to u. बॉडी m इज u, सो मोमेंटम कितना होगा mu। t टाइम में आपने कोई बॉडी थी m मास की और वो u वेलोसिटी से जा रही थी, है ना। आपने डेल्टा t टाइम लेकर के इस पे एक झटका मारा, है ना। उस झटके का नाम दे दिया f। क्या नाम दे दिया फोर्स का? f। कितने टाइम में? डेल्टा t टाइम में। तो जैसे ही झटका मारोगे इसकी मास तो वही रहेगा बट वेलोसिटी नई वेलोसिटी क्या हो जाएगी v। तो नया मोमेंटम कितना सेट हो जाएगा? mv। नाउ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू pt minus t1 दैट इक्वल टू mv minus m डेल्टा v। यहाँ पे डेल्टा v क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब जितना समय में चेंज हुआ है, तो कितने समय में चेंज हुआ है? डेल्टा t में। तो रेट कितना निकलेगा इसका? m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये होता है एक्सेलरेशन। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ गया? m। समझ में आ गया। तो न्यूटन्स लॉ कहता है f प्रोपोर्शनल टू ma, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। f इक्वल टू kma, k की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर f इक्वल टू ma। डन। क्लियर हो गया? इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, शो दैट The first law of motion is contained in the second law of motion. मैंने डिराइव कराया था F इक्वल टू m सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स में m इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू 0, मास तो 0 हो नहीं सकता, तो कौन 0 होएगा? एक्सेलरेशन 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। Acceleration 0 हो गया तो फोर्स भी 0 ही हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फोर्स 0 होगा ना। फोर्स 0 तो हमने लिया कि अगर फोर्स 0 है तो क्या होगा? फोर्स 0 होगा मतलब एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब मोशन पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन से मोशन करेगा। समझ गए ना। और यही तो शो करना था कि अगर फोर्स 0 हो जाएगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। हो रही कि नहीं हो रही? कांस्टेंट हो रही है ना। सो द पार्टिकल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पढ़ दो, that is in the absence of external force and the object moves with uniform velocity. This is the first law of motion. डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इट इज इजी टू पुल अ रोलर देन टू पुश इट। एक रोड रोलर होता है या ग्रास रोलर होता है, उसको पुल करना इजी होता है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से आएगा, है ना। उसको पुश करने की तुलना में इसको पुल करना इजी होता है। देखिए, अगर आप पुश करते हैं तो आप जो फोर्स लगाएंगे इस तरफ लगाएंगे तो आपके दो कंपोनेंट टूटेगा, F cos थीटा और F sin थीटा। F cos थीटा इधर टूटेगा, F sin थीटा इधर टूटेगा। समझ में आ गया? तो देखिए अब नीचे क्या लगेगा रोलर का? mg। क्या लगेगा? mg। अब आप जान लो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है। फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू होती है म्यू इनटू आर। म्यू इनटू आर क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। आर क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए रोड रोलर के केस में F की जगह म्यू रहेगा, आर मतलब जितना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन उतना ऊपर रिएक्शन लेकर रिएक्शन की वजह से बनता है फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए यहाँ पे दो फोर्स नीचे लग रहे हैं, एक mg और एक क्या लग रहा है अपने पास? F sin थीटा। तो रिएक्शन फोर्स भी क्या निकलेगा? mg प्लस F sin थीटा। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, तो यहाँ पे आएगा म्यू mg प्लस F sin थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? चलिए फिर से देखिए, ये बताइए इस रोलर पे, इस सिस्टम पे टोटल नीचे वाले फोर्स दो लगे कि नहीं लगे? एक तो इसका mg और इसका एक F sin थीटा। तो दो फोर्स लग गया, एक लग गया mg और एक लग गया F sin थीटा। बोलो हाँ। तो इस एक्शन का जो रिएक्शन बनेगा, आपको पता है ना, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो आता है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू रिएक्शन। तो आर की जगह यही तो प्लेस करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। अब देखो पुल के केस में इधर क्या लगा? mg और उधर क्या लगा? F sin थीटा। नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, m तो मतलब जो आपका नॉर्मल रिएक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? mg माइनस F sin थीटा। बोलो हाँ। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है ना। तो कौन सा वाला फ्रिक्शन ज्यादा होगा? पुश करने वाला या पुल करने वाला? पुश करने वाला। दोनों एक ही तरफ, बस दोनों एक ही तरफ है, बस यही लिखना था, है ना। F cos थीटा का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो मोशन देगा। तो सिंपली ऐसे ड्राइव कर सकते, दिखा सकते हैं ना उनको, बस एग्जैक्टली यही होगा। तो एक में mg प्लस F sin थीटा नॉर्मल रिएक्शन बनेगा और एक में mg माइनस F sin थीटा। कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में? नहीं, ये 2-3 नंबर में।
पढ़िए, लेट एफ बी द फोर्स। Let F be the force applied on the roller. The force F is resolved into two components, F cos theta, and in the horizontal direction, and F sin theta in vertical direction. एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में, एफ साइन थीटा वर्टिकल में। अब इसका यदि कंपोनेंट अपोजिट ले लें सर तो, अब इसका कंपोनेंट इस तरफ है तो इस तरफ टूटेगा एफ। कैसे ले लोगे बेटा? नहीं ले पाएंगे, थीटा वो तो ये वाला ठीक है। एंगल होता है ना, हाँ, थीटा ये वाला एंगल, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। हाँ, समझ में आया ना? अब इधर पे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। yes, sir. समझ गए ना? थीटा तो ग्राउंड के साथ का एंगल होता है हाँ, ना, हाँ, हाँ. तो जो एंगल यहाँ बनेगा वो एंगल यहाँ बनेगा आपका, Yes, sir. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देख लो, हाँ, हाँ, समझ में आया? हाँ. यस। तो एफ कॉस थीटा वर्टिकल में, एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में और एफ साइन थीटा वर्टिकल में। पढ़ो, द फोर्स The force F cos theta helps the roller टू मूव to move, but during pushing, the next vertical force is F sin theta plus mg, which makes the weight of roller more. Whereas during pulling, the net force in vertical direction is mg. mg minus f sin Minus theta. theta. Hence, Hence, during pulling, the roller appears lighter. hence the during pulling the roller appears light. चलिए नेक्स्ट पढ़िए, फाइंड आउट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। मैंने अभी आपको डिराइव करवाया ना, Yes, sir. है ना? v2 इज इक्वल टू नेगेटिव mv1 अपॉन, बेटा बंद कर दो इसको गेट को। तो v2 इज इक्वल टू माइनस mv1 अपॉन कैपिटल M, ठीक है ना? चलो पढ़ो इसको, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड आउट the recoil velocity of bullet fired from a rifle. ठीक है, आंसर। Suppose a bullet of mass m is fired from a rifle of mass m with velocity v1. Then the rifle also moves in the backward direction with the velocity v2. The backward velocity of rifle is known as रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है ना? तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी। यही तो आया था ना, अभी प्रूव किया था, फिर से देख लेंगे। तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले का मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर का मोमेंटम। समझ गए ना? तो पहले का मोमेंटम तो ये, आफ्टर का मोमेंटम ये बन जाएगा। आफ्टर का पहले का क्या बनेगा? जीरो। मैंने प्रूव भी कराया था अभी आपको। बिफोर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये देखिए ये था ना। हाँ, पी बिफोर m प्लस m जीरो इक्वल टू आफ्टर का ये हो जाएगा। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन कितनी आई थी? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव ऑफ v बुलेट, है ना? तो यहाँ पे भी इसको इस तरीके से लिख लिया गया है। ये देख लीजिए v2 मान लिया गया है यहाँ पे गन की वेलोसिटी को, तो v2 इक्वल टू माइनस mv1 अपॉन कैपिटल M। नेगेटिव साइन माइनस इसलिए डायरेक्शन को बता रहा है कि बुलेट पीछे, सॉरी गन पीछे जाएगी और बुलेट आगे जाएगी। समझ गया ना? और मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ये हो जाएगा। क्लियर? डन? बन जाएगा? एनी प्रॉब्लम? चलिए, फाइंड द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स। कंकरेंट फोर्सेस की कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन डिराइव करो। चलो भाई, तो इसके लिए डायग्राम देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा ये कि कंकरेंट फोर्सेस की इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्या होता है डायग्राम। यस, कंकरेंट फोर्सेस। देखिए मैंने जो आपको नॉर्मली समझाया था उसको थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन, एलेबोरेट करके किया गया। मैंने क्या बोला गया था? तीन फोर्सेस ले लीजिए इक्विलिब्रियम में। एक ले लो भैया F1, ये ऐसा जा रहा है OA, बोलो। एक ले लिया आपने F2, समझ गए ना? और ये जो तीसरा है ये F3 आपने ले लिया है कि नहीं? तीसरा F3, ठीक है? अब देखिए तीसरा F3 आपने ले लिया। अब अपन को इसका रिजल्ट निकालना है। इसका क्या निकालना है? रिजल्ट की तीन फोर्सेस 1 2 3 का क्या होगा, इसको भूल जाओ अभी। समझ गए? तो भैया इन दोनों का रिजल्ट निकालने के लिए बेस्ट मेथड क्या है? पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया? यस सर। पैरेललोग्राम में मैंने बताया था कि दो वेक्टर अगर एडजेसेंट पैरेललोग्राम के हों तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए, उसके बाद जो दोनों से होने वाला जो डायगोनल जाएगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट। ये डायगोनल ही तो है जो इसका रिजल्टेंट बनेगा। ये इसको क्या कर देगा? कैंसिल। तो ये तीनों फोर्सेस किस में आ गए? इक्विलिब्रियम में आ गए कि नहीं आ गए? ये कैसे कैंसिल कर? क्यों? इसके इक्वल है ना ये। हाँ, इसके इक्वल है। मान लो ये वाला फोर्स है, मान लो 4 न्यूटन, मान लो ये है 4 न्यूटन, बोलो हाँ। हाँ सर। और ये मान लो 3 न्यूटन है, बोलो हाँ। हाँ सर। समझ गए? और ये एक दूसरे के बीच का एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो आपको पता होगा 4 और 3 का जो हाइपोटेनस निकलता है वो कितना निकलता है? 5। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 5 जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका जो रिजल्टेंट जाता है 4 और 3 का क्या जाता है? 5 आता है। अगर आपने यहीं पर 5 लगा दिया हो तो ये 5 इस 5 को कैंसिल कर देता कि नहीं कर देता? हाँ। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए भाई, फिर भी रिजल्टेंट तो 5 ही जाएगा ना। हाँ। तो इस 5 को कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा? तो तीनों फोर्स एक दूसरे नहीं नेगेटिव अलग अलग डायरेक्शन में। बिल्कुल अलग ही तो है भाई। जब ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो पैरेललोग्राम लॉ से ये तो इधर ही जाएगा ना। हाँ सर। समझ गए? हाँ। ये 5 इस 5 को क्या कर देगा? मतलब कुल मिलाकर के ये फोर्स और ये फोर्स का रिजल्टेंट कितना आ गया?
तो ये कंकरेंट हुए कि नहीं हुए? चाहे इन दोनों को ले लो वो भी कैंसिल करेंगे, चाहे उन दोनों को ले लो वो भी। नहीं भाई, कहीं से भी ले लो आप, हाँ अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो सब मिलकर के एक दूसरे को काट खाएंगे। ठीक है सर। समझ गया ना? जब कोई भी सिस्टम अगर रिजल्टेंट 0 दे रहा है तो आप किसी को भी मिलाकर के कहीं का भी ले लो, वो कैंसिल कर देगा। अब आप कहोगे सर हम इन दोनों का रिजल्टेंट ले ले, बिल्कुल ले लो। तो अगर इनका इनका आप लोगे तो यकीनन यहाँ पे 4 न्यूटन आएगा। अब वो 4 इस 4 को क्या कर देगा? कैंसिल। समझ गए? क्लियर हो गया? अगर इन दोनों को ले लो तो 5 और 4 का यकीनन यहाँ पे 3 आएगा, फिर वो 3 इस 3 को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। समझ गए ना? तो इसको बोलते हैं फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। डन? नहीं है समझ? चलिए अब इसको पढ़ते हैं, थोड़ी सी थ्योरी इसमें देख लेते हैं। पढ़िए। as shown in figure, As shown in figure, let F vector, F2 vector, F3 vector are three forces acting at the point O. To obtain the resultant of three forces, first of all we have to find the resultant of F vector and F2 vector. For this, let F vector equals to OA vector and F2 vector equals to OB vector. And complete the parallelogram OACB from the law of parallelogram of vector addition. OC vector equals to F vector plus F2 vector. हाँ तो ये अपन ने देखो बेटा OC निकाल लिया। OC वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। समझ में आ गया? अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया ना। अब रिजल्टेंट निकालने के बाद इनको देखना बंद कर दिया करो, क्योंकि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आ गया। अब इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के अपोजिट में अगर मैं एक वेक्टर लगा दूं इसी के इक्वल का, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो OC तक तो अपन पहुंच गए थे, अब आगे चलते हैं। ये देखिए ये डायग्राम में पहुंच गए हैं। पढ़िए। नाउ इफ F3 वेक्टर represented by OC dash in the figure is equal to the opposite to the F1 vector plus हाँ ये दिस इज OC डैश, दिस इज OC कह रहा है अगर एक ऐसा वेक्टर हो, अगर जो अपने पास OC डैश है वो ऐसा वेक्टर है कि वो इसके इक्वल है अमाउंट के, अपोजिट टू द F1 F2 रिस्पेक्टिवली, रिप्रेजेंटेड बाय OC इन द फिगर, देन द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस विल बी 0। तो इसका, इसका और इसका नहीं, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ये गया है। तो किसका किसका? इसका, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि OC डैश इज इक्वल्स टू मिलेगा नेगेटिव ऑफ OC। मतलब जो F3 वेक्टर जाएगा वो किस तरफ जाएगा? F1 और F2 के सम के इक्वल तो जाएगा, मगर कहाँ जा रहा? पीछे, तो माइनस में। तो इसको यहाँ लेकर के आ जाए तो क्या बनेगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं अगर n फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अब कल पढ़ेंगे अपन स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और थर्ड लॉ डिराइव करेंगे अपन, है ना? न्यूटन के थर्ड लॉ को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अपन डिराइव करेंगे। डन? चलिए।